सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप ऊंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूषणता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोक नायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने का काम करने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने वापसी की और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। माता पिता की चौथी संतान जयप्रकाश जब 9 साल के थे तब वो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 साल के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के बाद 1922 में अपनी पत्नी प्रभावती को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। वे 1922 से 1929 के दौरान अमेरिका में रहे। अमेरिका में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम किया। काम और अध्ययन के दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की, पर पीएचडी की पढ़ाई पूरी न कर सके। माताजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब जयप्रकाश नारायण 1929 में भारत लौटे तो उनके विचारों और दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव था। भारत वापस आते वक्त लंदन में और भारत में उनकी मुलाकात कई कम्युनिस्ट नेताओं से हुई, जिनके साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और क्रांति के मुद्दों पर काफी चर्चा की। हालांकि उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों के विचारों का समर्थन नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर 1930 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में अपने कारावास के दौरान वो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, सीके नारायण स्वामी और अन्य नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। इस संपर्क ने उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के भीतर वामपंथी झुकाव का एक समूह था। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से उन्हें 9 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। अपने रिहाई के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने दोनों नेताओं के बीच मैत्री लाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके।
अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व गुण उभर कर सामने आया। जब महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को संभाला। हालांकि वो भी लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं रह पाए और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाई। जल्द ही ये मौका आया। 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रूप से सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में एक ट्रेन में यात्रा करते वक्त उन्हें पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने उनको यातनाएं भी दी। जनवरी 1945 में उन्हें लाहौर किले से आगरा जेल भेज दिया गया। जब गांधी जी ने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश की बिना शर्त रिहाई के बाद ही ब्रिटिश शासकों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, तभी उन्हें अप्रैल 1946 को रिहा कर दिया गया। भारत की आजादी पाने के साथ ही जयप्रकाश को अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा की निरर्थकता का पूर्ण विश्वास हुआ था। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं हुई और यही उन्हें विनोबा भावे के उदान आंदोलन के करीब लाया। ये उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था। फिर 70 के दशक की शुरुआत में तीसरा चरण आया, जब आम आदमी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की विकृतियों से पीड़ित था। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया और 1 साल के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए कहा। वे चाहते थे कि इस अवधि में छात्र अपने को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करें। ये इतिहास का वो समय है जब उन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी बुलाया जाने लगा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी के तले सभी गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित करने का श्रेय उनको ही जाता है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनकी एक किडनी खराब हो गई थी। इसके बाद वो डायलिसिस पर रहे। 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1999 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया।